साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जिस पर आपसे काफी चर्चा करनी है। अकेले तो चर्चा नहीं हो सकती, अपनी बात आपको कहनी है समाज में का एक सिपाही होने के नाते। छोटा सा बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके बीच में लानी जरूरी है और उसमें हम लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको पता लगना बेहद जरूरी है। तो तब तक आप जुड़िए। मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य रहता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनका जो लंबा जीवन संघर्ष, त्याग, बलिदान रहा है, उसको समाज में उनका वो प्रभाव मजबूत हो और सम्मान जो है वो बना रहे। आने वाली पीढ़ियां, नस्लें उनको देखे, जाने, समझे और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का काम करें। तो इस लाइव को आप कुछ लोग अभी जुड़ेंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग बाद में जुड़ेंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग YouTube चैनल्स पे इसको देखेंगे, जो हमारे बहुजन मीडिया के साथी उनके चैनल्स पे। कुछ लोग यहीं से मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी उठाएंगे, जो मेरे व्यू जो हैं उनको रखेंगे। लेकिन एक दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। तो मैं सबसे पहले उन महान पुरुषों को और सभी महान पुरुषों के साथ साथ आज मैं दो नाम इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे ऐड करने हैं, जिनमें एक है जो आज के समय में प्रासंगिक हैं, जिनको लेकर चर्चा होगी, वो है बीपी मंडल साहब। बीपी मंडल साहब और वीपी सिंह जी, ये दोनों जो हैं आज इंपॉर्टेंट हैं। इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं आगरा के साथियों को बधाई देता हूं। आगरा अलीगढ़ मंडल के जो हमारे साथी हैं और उन मंडलों में जो तमाम जिले हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सेक्टर बूथ के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं आगरा के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों को। बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, बहुत हिम्मत बढ़ाई, बहुत ताकत दी। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था कि कार्यक्रम का स्थान बदल गया था। तो स्थान बदलने के बावजूद साथियों बड़ा खेद है कि लाइट चली गई थी, इस वजह से नेटवर्क इश्यू हो गए, तो इस वजह से आपसे बात बीच में कट गई थी। तो मैं पुनः शुरू करता हूं कि आगरा में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया और मैं दिल से आपको बधाई देता हूं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अपने सभी साथियों को, जो अनुसांगठनिक हमारे संगठन हैं, चाहे वो लीगल सेल हो, भाईचारा संगठन हो, तमाम हमारे साथियों ने, किसान मोर्चा, सब लोगों ने मेहनत की। आप लोग बधाई के पात्र। और जब आप लोगों ने अच्छी कार्यक्रम करा दिया है तो कन्नौज की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि कन्नौज वाले अपने कार्यक्रम को और अच्छा कराएं। तो 4 तारीख को जो कार्यक्रम है वो कन्नौज में है, कसावा खेलकूद मैदान, छिबरामऊ, कन्नौज। 4 फरवरी को आपसे मुलाकात होगी कन्नौज में। और मैं आशा विश्वास करता हूं कि उस मंडल के सभी साथी आने वाले दिनों में जी जान से जुटेंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने योगदान को मजबूत करेंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण था वो आज के लिए यही था कि कन्नौज छिबरामऊ में जो कार्यक्रम है कसावा मैदान में, खेलकूद मैदान में, उसको आप लोग वहां की टीम के साथियों को मैं मनोबल बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं
कि आपको मेहनत करके अपने कार्यक्रम को मुजफ्फरनगर, आगरा और हरदोई में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बराबर लेके जाना है। इसलिए आपको अब से ज्यादा मेहनत करनी है। इस बात को मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब मैं कन्नौज में आऊं तो मैं वहां से भी यही कहूं कि यहाँ के साथियों ने भी मेहनत करके अपने आप को और ये दिखा दिया पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों को कि यहाँ इस मंडल के जो लोग हैं वो भी किसी से पीछे नहीं। इस पूरे ही तीनों मंडल के साथियों को, पदाधिकारियों को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे गांव के अध्यक्ष से लेके जिले के लोग, नेता, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के जो वहां साथी रहते हैं, नेशनल कमेटी के, उन सबको मैं कहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करके बड़े मजबूत कार्यक्रमों को कराने के लिए कमर कसें। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के भी तमाम सांगठनिक जो संगठन है उनको, भाईचारा कमेटियों को, युवा मोर्चा को, मेन पार्टी के संगठन को, सबको ही कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कस लें। अब साथियों, महत्वपूर्ण बात जो है जिसका आपको पता होना चाहिए, साथियों, सरकार ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है और वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और उनमें एक बहुत बड़ा समाज है जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखता है। उनको मानने वाले लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। उनकी बड़ी आबादी कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में बहुत बड़ी आबादी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, बिहार में है, झारखंड में है। एक बड़ी आबादी है जो उनको मानती है और उनके विचारों पे। महाराष्ट्र में है, इवन तेलंगाना में भी और कोलकाता में भी, बंगाल में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं और दुनिया में के बड़े बड़े देशों में भी, अमेरिका में, यूरोप कंट्रियों में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं। उनके गुरुघर बने हुए हैं। अभी इस बार उनकी जयंती 1 फरवरी को है। इतनी बड़ी आबादी के जो महापुरुष हैं जिनकी जयंती प्रकाश पर्व को वो लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, उसी दिन 1 तारीख को सरकार ने बजट का प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो रखा है। और कई सरकारों ने पिछली बार मेरे आपत्ति करने के बाद, मेरे कड़े विरोध के बाद और मेरे धरना प्रदर्शन की कहने की घोषणा के बाद गुरुजी की जयंती पे प्रकाश पर्व के अवकाश की घोषणा की थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उन्हीं में से जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसी दिन जो है बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रखा है। आप ये समझिए, क्या इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जवाब है इसका प्रधानमंत्री जी के पास? क्या जवाब है सांस्कृतिक जो कार्य मंत्रालय देख रहे हैं उनके पास, मंत्री जी के पास? क्या जवाब है इस पूरी सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास? आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रकाश पर्व पे अवकाश घोषित नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं या जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके जो है गुरुजी की जयंती मनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी सरकार में नई परमिशन तो नहीं हो रही। मैंने आपको लेटर भी लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार में नई परमिशन नहीं हो रही है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है कि आप अपनी धार्मिक जो है कार्यक्रम को सफल बना ले। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हम सब लोग भाई हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई किसी भी नई परमिशन को अलाउ नहीं कर रही है। हजारों जगह पे लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को, गुरुजी की जयंती को मनाना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी दिन बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रख के आपने इतने बड़े समाज को नीचा दिखाने का काम किया, उनकी आस्था पे चोट करने का काम किया। सरकार ने अगर आने वाले दिनों में अगर इस पे फैसला नहीं लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग जो अपने परिवारों के साथ रह के अपने जो है धार्मिक कार्यक्रम को करना चाहते थे, उनके मन पे जो आपने चोट पहुंचाने का काम किया है, ये अच्छी बात नहीं। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप लोग को इस तरह की घोषणा वगैरह करके जो है
कोशिश करो डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन ये अच्छा नहीं। मैं आपको चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जिस तरह से इतने बड़े समाज के मान सम्मान पे ये जो अपराध करने का काम आपने किया, उनको अपमानित करने का काम किया, ये हमारा समाज भूलेगा नहीं। ये कमजोर वर्गों में जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए, और आप एक तरफ माथा टेकने की बात करते हैं, गुरु जी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, वहीं उनके गजेटेड अवकाश के दिन जो है आप बजट प्रस्तुतिकरण कराते हैं और कोई छुट्टी आपने घोषित नहीं की है। ये स्पष्ट करता है कि आप कितना जो है आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये समाज देख रहा है। मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि किस तरह उनकी जो है धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। इस देश में जिनका राजकाज नहीं होता, उनकी धार्मिक आस्थाओं का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात बहुत समझने की बात है हमारे लोगों के लिए। और मैं अपने समाज के बीच में जा जाके बताऊंगा, इस बहुजन समाज के बीच में किस तरह जो है सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे इस सरकार ने हमारे इतने बड़े समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे भी अपील करता हूं, जहां आप लोग उस तरह कार्यक्रम करें, नशे से दूर रहें। और ये जो इधर नृत्य कार्यक्रम आप लोग करके जो है, ये तो एक तरह का कार्यक्रम करना नहीं हुआ, महापुरुषों को धोखा देना हुआ। आपको चाहिए कि आप विचार गोष्ठी रखें, उनके विचारों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करके जो है मानवतावादी राज और मानवतावादी बेगमपुरा राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। इस बात को अपने मन में धारण करके आपको मानवता की बात करते हुए अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने जो सामाजिक रूप से जो लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि हमें जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के रास्ते पर चलना चाहिए और इस देश को बेगमपुरा राष्ट्रीय जो बने, बेगमपुरा का मतलब बिना गम का राज, बेगम, बिना गम का राज, किसी की जिंदगी में वो किसी भी जाति धर्म का कोई गम ना रहे, इस तरह के राज की कल्पना जो रविदास जी महाराज कर गए, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब जो एक और बहुत महत्वपूर्ण वो है विषय, वो है जो आपको सुनना समझना है, वो है यूजीसी के नए नॉर्म्स जो आए, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई। और आप ये समझिए कि इन गाइडलाइनों को आपको समझना है और इस पे जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं उस पर आपको जागरूक करना चाहता हूं। कई बार मीडिया के साथी सवाल पूछते हैं, लेकिन सीमित सवाल पे सीमित जवाब देना पड़ता है, लेकिन विस्तृत रूप से मैं आपके सामने कई चीजें रखना चाहता हूं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने उस गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं, जो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जो जिस तरह का छुआछूत, भेदभाव और रैगिंग और तमाम तरह से मानसिक शोषण जो है SC ST OBC के बच्चों करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको ऐसा लगता है, वो उनको बड़ी चिंता हो रही है, जो जातीय पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जिनके जो जातंकवादी हैं, उनको इस बात की पीड़ा है कि अब जो हम शोषण, जो अपना जन्म से अधिकार समझते थे, इन वर्गों का अपमान करना, ये इस पीड़ा से जो है वो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। ये उनके मन में बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये नॉर्म्स किसी के विरोध में नहीं है, क्योंकि डर उसे लगेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा उसे किस बात के लिए डरना, उसको किससे डरना? जो अपराध करेगा उसको डर लगेगा, जो अपराध करने की सोच लेके बैठा उसको डर लगेगा, जो अपराध की सोच के साथ आगे बढ़ा उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच ही नहीं रख रहा है, उसको किसी कानून से डरने की क्या जरूरत है? ये वो लोग डर रहे हैं जो लंबे समय से इस काम करते आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि बहुत कुछ होने वाला नहीं। आप इस बात को इस तरह से भी समझिए कि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हमने SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। कितना मजबूत किया उसका उदाहरण बताता हूं। 7 साल से कम, ये दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि SC ST एक्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन 7 साल से कम उम्र की सजा जिन मुकदमों में होती है, उनमें अगर SC ST एक्ट भी लगाया है तो गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, और निचली अदालतों से सही, निचली अदालत से उनको बेल मिल जा रही है। ये मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कितना मजबूत किया सरकार ने। ये इसलिए कि आपको जानकारी कि सरकार क्या कर रही है, और इसमें बहुत सारे लूप होल, कोई स्पष्ट नहीं है। ये जो है स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है कि क्या क्या चीजों को हम लोग उसकी मान्यता में लाओगे। और इसमें आपने जोड़ दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को, दिव्यांग जन बच्चों को। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं जिनका आप जिक्र करें, तो EWS के अकॉर्डिंग जो है अंडर में, वो तो सारे स्वर्ण जाति के। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कानून स्वर्णों के विरोध में?
अब हमारे लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे कि आप उनको कुछ भी पढ़ा दो और वो लोग पढ़ने लग जाए। ये जो विरोध है ये इसमें पॉलिटिकल विरोध है और ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको हालात बताता हूं। 45 केंद्रीय विद्यालय हैं देश के अंदर। उन 45 में से सरकार ने कितना सामाजिक न्याय किया है इसका उदाहरण ये है कि 45 में से एक एसटी के वाइस चांसलर हैं, एक एससी के वाइस चांसलर हैं और 5 ओबीसी वर्ग के वाइस चांसलर हैं, जिनकी आबादी 85% है। उनके 7 कुलपति हैं और 38 स्वर्ण जाति के वाइस चांसलर हैं। आप मेरी बात को गलत समझे तो आप इसको चेक कराना। दूसरा, 80% बैकलॉग है पिछड़े वर्ग के बच्चों का, पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का, और 83% का बैकलॉग है एसटी के बच्चों का इन्हीं पोस्टों में, और 64% का बैकलॉग है एससी के बच्चों का, एससी के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां बैठता हूं वेलफेयर कमेटी की मीटिंग में और तमाम जो है कमेटी मीटिंग में देखता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड में आते हैं, मेरे एप्लीकेशन आते हैं। कोई ऐसा सेंट्रल पीयूसी नहीं है जहां के लोगों को, जहां के अधिकारियों से हमें बात ना करनी पड़ती हो कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करो, डीओपीटी गाइडलाइन को फॉलो करो, रोस्टर को फॉलो करो। कोई सरकारी ऐसा महकमा नहीं है जिसमें बैकलॉग ना हो, जिसमें जितनी संख्या में सरकारी एम्प्लॉय उससे ज्यादा एम्प्लॉय जो है ठेकेदारी के आउटसोर्सिंग के जरिए ना रख रखे हों कि सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। ये आपके सामने। और आप बच्चों की बात करें, अधिकारी कर्मचारियों के हाल देखिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आप किस तरह शोषण करते हो। मैं बताना चाहता हूं देश को कि आप शोषण किस तरह करते हो। आप शोषण करते हो जैसे पूरन सिंह आईपीएस जो थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है जो हरियाणा के आईपीएस थे, एडीजीपी रैंक के। आप बच्चों की बात करते हो, उनको न्याय दिला दोगे। एडीजीपी रैंक के हमारे आईपीएस पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिखा कि जातीय भेदभाव के कारण मेरे साथ ये हुआ, तो वो मर गए, लेकिन उस परिवार के ने जिनके खिलाफ एफआईआर कर दी, एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये आपके सामने उदाहरण। तब नहीं, आप बच्चों की बात करें। और बताता हूं, एक हमारी बिटियां हैं, टीना ढाबी, जो आईपीएस जो आईएएस टॉपर हैं, सिविल सर्विस की टॉपर हैं। कल वो किसी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में थी 26 जनवरी पर, जहां वो पोस्टिंग है। एक उनसे थोड़ा सा जो है खड़े होने में थोड़ी सी गलती, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया। उनके जो है वो टॉपर है, सारे टेस्ट टॉप करके ही वो आई है, तब पास करके तभी टॉपर बनी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरह उनको अपमानित किया गया, हम वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा। आपके अंदर जहर भरा हुआ एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के प्रति। आप उनका मानसिक शोषण करते हो। बड़े बड़े कॉलेजों में 118% की वृद्धि हो गई है इन जो है इस तरह के क्राइम्स में। तब जाके ये नए नॉर्म्स आए, ये नई गाइडलाइन बनी है, और अभी इसमें एक के रजिस्टर नहीं हुआ, आप लोग आंदोलन कर ले चल दिए। ये समझने की बात है। ये आपके सामने है। कब तक इस देश में पायल तडवी या रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल जो है हमारे बच्चे मरते रहेंगे? इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। मीडिया में 90% जो है बाहुल्यता सवर्ण बिरादरी के लोगों की है, तो वहां डिबेट हो रही है। डिबेट में बैठ के वो एससी एसटी के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा हमला तब हुआ जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ। उन नेताओं को भी जिन्होंने उसका समर्थन किया, उन्होंने संविधान का जो आधार, संविधान में जो आधार रिजर्वेशन का, उसको कुचलने का काम किया। इस सरकार ने तो कुचला, लेकिन विपक्ष में रहने वाले हमारे लोगों ने भी कुचलने का काम किया अपने चंद वोटों के चक्कर में। और उसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% लागू हो गया, जो संविधान का वॉयलेशन था, जो आधार रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में उसका वॉयलेशन था। और यहां से तो हुआ उस असंवैधानिक कानून को, उस असंवैधानिक जो पास हुआ बिल, कानून बना, उसको जब चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे स्वर्ण जाति के जज थे, उन्होंने उस कानून को भी, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की व्याख्या करें, उन्होंने भी उस वायलेशन को सही माना। जब संविधान में आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिर्फ इसलिए कि स्वर्ण जाति के बच्चों को लाभ मिल जाए,
इसलिए उन्होंने उसको सही माना। फिर भी देश ने कोई विरोध नहीं किया। जब 3 दिन में वो कानून बन गया 10% आर्थिक आधार पर, तो भी हमारे नेताओं की चुप्पी से किसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि SC ST OBC के लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। उन्होंने कहा स्वर्ण जाति में गरीब है तो दे दो, लेकिन उसके बावजूद आर्थिक आधार 10% पे लेते हो और कोटे की जगह हमारी बच्चों को जो पढ़ती है, हमें बच्चों के लेटर आते हैं, कोटे की जगह बोलते हो कि कोठे जो है आप कोठे वाले। ठीक है, जिस तरह से आप अपमानित करते हो, आपके अंदर जहर भरा हुआ है। 75 साल में आप इस जहर को अपने अंदर से निकाल नहीं पाए, आप एक सभ्य समाज नहीं बना पाए। और जब कमजोर वर्गों के लोग तरक्की करते हैं, आपने ऐसे ही मंडल कमीशन का विरोध किया। मंडल कमीशन में भी आपके खिलाफ कुछ नहीं था। मंडल कमीशन में पिछड़ी जातियों को जो है सशक्तिकरण के लिए जो आर्टिकल 340 में प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उस प्रावधान को जो है उस प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है तो रिजर्वेशन का जब जो काका कालेकर आयोग के बाद और मंडल कमीशन बनकर जो रिपोर्ट बनी, जो आयोग बना, उसकी जो रिपोर्ट आई, उस 340 आर्टिकल नंबर 340 को जो है मजबूत, उसके आधार पर जो मंडल कमीशन के जरिए जो है पिछड़े वर्ग के लोग सशक्तिकरण का जो जब ये कानून आ गया, उनको आरक्षण देने का प्रावधान बन गया, तो आपने उसका भी विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। आपने कहा था वो स्वर्णों के विरोध में, जो आपने उसका विरोध किया। स्वर्ण जाति के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि इस चीज का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इनसे वही लोग डर रहे हैं जो अपराध की सोच रखते हैं अपने मन में, जो ये सोच के बैठे हैं कि हमें SC ST के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टॉर्चर करना है इस नाम पे। जब आप खुद से आरक्षण लेते हो, आरक्षण का किस आधार पर विरोध करते हो? मैं तो तब मानू जब आप इस 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो मिला उसको छोड़ दो, तब मैं आपको मानू कि आप आरक्षण का विरोध करते अच्छे लगते हो। लेकिन आप आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण भी लेते हो और फिर आरक्षण का विरोध करके SC ST OBC के लोगों को अपमानित करने का भी काम करते हो। ये झूठ जो है, झूठ के साथ कब तक आगे बढ़ना चाहते हो? हमने अपनी आंखों से देखा, हमने सुना, हमने महसूस किया किस तरह से SC ST OBC के बच्चे जो हैं और अभी भी गांव देहात में किस तरह का सलूक होता है। क्या खुले मंच पे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह देता है, सैन समाज को नव्वा कह देता है, नव्वा अपनी बात को रखते हुए, नव्वा समाज किस तरह अपमानित करने का काम करते हैं। आप कश्यप नहीं कहते हो, आप झीवर कहते हो हमारे लोगों को अपमानित करने के। आप प्रजापति नहीं कहते हो, आप कहते हो कुमार। जानबूझ के आप हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करते हो, जानबूझ के। आप यादव नहीं कहते हो, आप कहते अहीर, जानबूझ के आप जो है हमारे लोगों को, जानबूझ के आप जो है पिछड़े वर्ग के, पिछड़ी जातियों के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ठीक है, आप जानबूझ के जो है जाति के आधार पे, और नाई के, ओ खटीक के, ओ झीवर के, ठीक है, इस तरह से आप जो है आज भी गांव देहात से लेकर पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, किस तरह से जो है वो बढ़ई के, विश्वकर्मा समाज को बढ़ई के कह के आप जो है आप अपमानित करने का काम करते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? हम इसी सामाजिक व्यवस्था से निकल के यहां तक आए, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, हम जानते हैं कि आप किस तरह से जो है हमारे जो है दलित पिछड़े समाज को किस तरह अपमानित करते हो। आप आज भी जो है हमारे पढ़ लिखने के बाद आप उनको जो है सम्मान से नहीं उनका नाम ले पाते हो। ये सब हम लोग देख रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा एक ही बात के लिए कि इस नॉर्म्स में आपने SC ST के साथ OBC को भी जोड़ा, OBC को भी जोड़ के आपने बताया कि हम ये जाति के आधार पे जो कुछ OBC के साथियों को जो घमंड हो गया था, वो भी अपने आप को स्वर्ण समझने लगे, तो उनको भी आपने बताया कि इस नॉर्म्स में कि उनको भी, उनका भी उत्पीड़न होता है। जिस भाईचारा को बनाने के लिए SC ST OBC के हम लोग इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, आपने अच्छा किया, बना दिया। और मैं तो चाहता हूं सरकार पे पीछे हटे, जो SC ST OBC के लोगों को पता लग जाए कि सरकार उनका कितना हित चाहती है, कि जरा से विरोध से डर के जो है उन्होंने ये गाइडलाइन वापस ले ली, ये इस पे विचार करने की बात कही। पता होना चाहिए कि वो इतने बड़े समाज के भावनाओं को किस तरह कुचलने का काम कर रही। मैं तो चाहता हूं सरकार स्टैंड ले, पता तो लगे, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अपनी मन से नहीं किया है, जो समिति थी उसमें जो लोग थे उनके सुझाव से किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चाएं हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, बहुत कुछ है, आपको नजर बनानी है। मेरी बात पे गौर करो कि कौन खड़ा है आज आपके साथ, कौन पत्रकार है, कौन न्यूज चैनल है, कौन सा अखबार है, कौन खड़ा है आपके साथ, कौन सा नेता खड़ा है, कौन सी पार्टी खड़ी है। आज आपको देखना है कि आपके बच्चों को जिस तरह सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हायर एजुकेशन सेंटरों में, अगर उसके रोकथाम की कोई कोशिश की गई है तो उससे कौन डरा है और कौन जो है उसके खिलाफ जो कौन सा दल खड़ा होकर किस तरह की बात को प्रयोग कर रहा है। आज SC ST OBC के लोगों को देखना है, समझना है कि कौन सी पार्टी क्या स्टैंड ले रही, कौन सा नेता क्या स्टैंड ले रहा है। क्या किसी में हिम्मत है कि वो स्टैंड लेके कहे कि हम ये जो नए नॉर्म्स बने, ये जो नई गाइडलाइन बनी है, हम लोग किसी भी कीमत पे
इन गाइडलाइनों के। हालांकि इन गाइडलाइनों से बहुत कुछ प्रभावित नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों को अगर वापस लेने का प्रयास करें तो हम सड़क पर मुकाबला करेंगे, हम सरकारों को जो है घेरने का काम करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जो इनके आवासों पे ताले लगा देंगे। कोई ऐसा हिम्मत जुटाए तो मैं तो देख रहा हूं, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं, आज दलित पिछड़े वर्ग के जो है बुद्धिजीवी, आदिवासी वर्ग के जो बुद्धिजीवी, उनसे कह रहा हूं, जो चिंतक हैं उनसे कह रहा हूं, जो इस समाज में अधिकारी कर्मचारी, उनसे कह रहा हूं, देखिए आपके बच्चों को जिस तरह का शोषण का शिकार होना पड़ता है, उस पर कौन खड़ा है आज आपके साथ, या कौन वोटों की परवाह कर रहा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आज भी नहीं समझे और आज भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं है कि कल फिर किसी पायल तड़वी को, रोहित वेमुला को, डेल्टा मेघवाल को जातीय भेदभाव कारण आपके बच्चों को, आपके जो हैं टॉपर्स, उनको जान देनी पड़ेगी। मैं बहुत चिंता में था, मैं सोच रहा था आपसे बात करूं, क्योंकि जब से गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे प्रकाश पर्व का अवकाश जो है वो छीनकर जो है और इस तरह का माहौल बनाया गया, उससे मेरे मन में गुस्सा, बहुत पीड़ा थी। और दूसरा जो है ये यूजीसी पे जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप चेक कीजिए सोशल मीडिया, किस तरह टीना ढाबी को, जो एक आईएएस है, टॉपर है, जिसको जाति के आधार पे जो है उसका अपमान करने का काम किया जा रहा है। ये आपके सामने अभी एक दिन पहले की बात है, आज 27 से 26 की बात। और आईपीएस पूरन कुमार का उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, और उससे पहले जो है आपके टॉपर्स में पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल, रोहित वेमुला, कितने जो है आपके सामने उदाहरण। और ये बढ़ रहा है, 118% की वृद्धि हुई है, क्योंकि स्कूलों में बैठे, हायर सेंटर में बैठे द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा रोज काट रहे हैं या कटवा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बैठती है उस सभ्य समाज की, उस पढ़े लिखे हर जाति धर्म के व्यक्ति की। अगर कोई बन रहा है, प्रयास हो रहा है कि इस तरह की चीजों पर रोकथाम लगे, तो उसमें अड़ंगा ना अड़ाए, उसका समर्थन करें। और जो अड़ंगा अड़ा रहा है, और वो कहां, अरे मैं भूल गया, वो भाईचारे का भूत कहां, कितना जल्दी उतर गया आपका 2 दिन में। ऐसे मंडल कमीशन पे आप लोग हिंदुत्व भाईचारे की बात कर रहे थे ना, वे वो भाईचारे वाले बंधु कहां गए सब लोग, जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि हम सब लोग भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये जब आपके दलित पिछड़े भाइयों को के अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ मिलने लगा है, वो भी आपसे ही बचाने के लिए कि आप उनका जाति आधार पर उत्पीड़न न करो, तो कहां गया भाईचारा आपका। वो भाईचारे वाले लोग निकल के आए। जब भी SC ST OBC के लोगों को, जब मंडल कमीशन आया था, तो भी ये भाईचारे वाले लोग ही थे जो चाहते थे कि वो पिछड़े वर्ग को लोग सशक्तिकरण ना हो, उनके लिए अलग से कोई जो स्पेशल प्रोविजन ना बने। SC ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए। वो तो आज भी चाहते हैं 52% OBC को 52% रिजर्वेशन मिले। मैं तो अभी क्या गया आगरा में कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको 15% अलग से रिजर्वेशन देंगे, 27% से अतिरिक्त, जिससे आपके अंदर कोई उस तरह के नाइत्तेफाकी ना हो। और देते तो 25%, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन 15% की तो गारंटी देते हैं कि हम लोग कानून बना के जो है 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो आगे नहीं निकल पाए। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं तो उनको ढूंढ रहा था, वो जो तमाम बाबा और तमाम जो है घूम रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो रोज वो संगठन घूम रहे थे, पानी पी रहे थे, पिला रहे थे भाई भाई, कहां गए भाई भाई। अब भाईचारा कहां गया आपका। एक ही दिन में उतर गया भूत भाईचारे का। जब बात आई इन वर्गों के सशक्तिकरण की, इन पे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो भाईचारा उतर गया आपका। आप समझो, आप देखो, सोशल साइट खोलो, आप गूगल खोलो कि कौन समर्थन में कौन विरोध में, इन चेहरों को पहचानो। कुछ अधिकारियों ने सामान्य जाति के इस्तीफे दिए, वो जानते हैं कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी इस्तीफे दिए कि सरकार प्रेशर बने। लेकिन SC ST OBC के नेताओं को उन्होंने मुंह पे टेप लगा लिए। ये भी समाज को देखना चाहिए कि जो इस तरह के आधार पे जो सरकार द्वारा कानून जो है गाइडलाइन बनेगी, जो उस पे जो सहमति से गाइडलाइन बनी, उन पे जो है वो पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, तो वो आपके कितने हितैषी, और कौन है जो आपके लिए हर तरह की मुसीबत उठाने के लिए तैयार है, हर तरह के चैलेंज, जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। कौन सा संगठन है, कौन सा दल है, ये आपके सामने किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। सबको अपने वोटों की फिक्र है, किसी को इस कमजोर दलित पिछड़े आदिवासी समाज की फिक्र नहीं है, और जिनको फिक्र है वो आपके सामने। आप देखो, YouTube चैनल देखो जिनको आप रोज देखते हो, पत्रकार देखो जो आप देश में आके लिबरल के नाम पे जो है आपके सामने बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन आज वो भी जो है सत्यता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आप देखो उन हैंडल्स को जो बहुत जो है
सरकार विरोधी बातें भी करते थे, उनको भी देखो किस तरह से उनके रंग बदले हैं। और वो जो हिंदुत्व का नारा लगा के आपकी गलियों में घूम रहे थे कल तक, भाई भाई का नारा लगाते हुए, उनके भी बदलते हुए चरित्र को आप देखो। और SC ST OBC के पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड अधिकारी, चिंतक, अधिवक्ता, प्रोफेसर, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, SC ST OBC के सब भाइयों को, कि देखो कौन आपका अपना है, कौन आपके अधिकारों पे कैंची लेके बैठा है। आज नहीं खड़े होंगे, आज नहीं सुनोगे, आज नहीं अपने बच्चों का दर्द सुनोगे, तो जब ये मर जाएंगे यूनिवर्सिटियों में तो क्या करोगे कल उसके बाद। अभी तो एक मामला सामने नहीं आया, अभी से दुरुपयोग की बात करते हैं। दुरुपयोग तो कितने कानूनों का हो रहा है। CBI जो है, जो जिसके ऊपर गरीब आदमी ये विश्वास करता है कि अगर CBI ने कोई मामला, किसी CBI ने टेक ओवर कर लिया है, CBI जांच हो रही तो न्याय मिलेगा, वो CBI का कन्वेंशन रेट 75% है। 25% मामले जो है वो फॉल्स होते हैं। और ED का क्या हाल है, NIA क्या हाल है। अब देखिए कौन सा ऐसा कानून इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा। लेकिन जब आपके हितों में कोई गाइडलाइन ही बनी है तो बहुत दिक्कत हो गई है। आज नहीं समझोगे तो निकल जाएगा वक्त। समझिए और संभलिए, और अपने बच्चों की रक्षा के लिए निगरानी कीजिए कि आप अपना खून पसीना और अपना पेट काट के जिन बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में, हर सेंटर में किस तरह से जो है वो जातीय उत्पीड़न के शिकार होकर सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, मानसिक पीड़ा सह रहे हैं, और उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। और मैं तो क्योंकि रहता हूं सिस्टम में, मैं जानता हूं कि सिर्फ वही नहीं, अधिकारी कर्मचारियों के भी क्या हाल है, पुलिस में जो कर्मचारी हैं और सैनिक बलों में जो कर्मचारी हैं, मैं जानता हूं SC ST OBC के क्या हाल है। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चांद से नहीं आया, कोई इंग्लैंड से नहीं आया, कोई अमेरिका से नहीं आया। मैं यहीं इसी मिट्टी में, यूपी की, जहां खाटी राजनीति होती है, जहां जाति जो है वो पैदा होती है, जिसका स्वरूप देखने को मिलता है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जातियों का जो है, जातियों के गढ़ हैं, मैं वहीं से आया निकल के। मैं सब जानता हूं कि किस तरह दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी परेशान है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, किस तरह कलम फेर के किस तरह SC ST OBC कर्मचारियों को जो है किनारे लगा रखा है इन सरकारों ने। ये सब आपके सामने। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप अपना जो है विचार भी इस पे रखेंगे, व्यक्त करेंगे कि आप क्या सोचते हैं। और मैं भी चाहूंगा कि आप नजर भी बनाएंगे कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके खिलाफ खड़ा है, कौन चाहता है कमजोर वर्गों के बच्चों को जो है, जो उनके प्रोटेक्शन में जो गाइडलाइन बन रही है, उनको खत्म कर दिया जाए। कौन नेता, कौन पार्टी कहां खड़ी है, सर्च करो। अपने बच्चों को कहोगे वो सर्च करके आपको बताएं कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है, किस नेता का क्या स्टैंड है, किस मीडिया हाउस का क्या स्टैंड है, कौन जो है, और वो कहां है वो पत्रकार साथी जो सरकार के हर जो है कानून में उनकी अच्छाइयां गिनवा रहे थे। आज क्या हुआ? जब किसानों के खिलाफ कानून बनते थे तो आप अच्छाई गिनाते थे ना। जब NRC पे कानून बना था, 370 पे कानून बना था, जब 3 तलाक पे कानून बना था, तो आप ही तो ना अच्छाई गिनवा रहे थे। आज क्या हुआ? सरकार के अच्छाई गिनवाने वाले और तमाम मीडिया हाउस को क्या हुआ? सांप सूंघ गए। समझ रहे हैं? कमजोर वर्गों के लोग आपको समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और नहीं समझ रहे हैं तो मेरे लाइव के बाद समझेंगे। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, सैन, ये समझेंगे। ये चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, सब समझेंगे। महार, ये सब समझेंगे, इनको समझ आएगा। ये जाट, गुजर, यादव समझेंगे सब लोग। ये नहीं समझेंगे तो हम लोग समझाते रहेंगे इनको कि समझे, इनको समझ आए किस तरह आपके बच्चों के अधिकारों को निगलने का काम कौन कर रहा है और उसको, उसकी भूमिका कौन बना रहा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आपका भाई